देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की बात करें। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, और ऑस्मोसिस अब हम 12th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे दोबारा से इसी चैप्टर के अंदर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है अपने पास, तो ऑस्मोसिस डेफिनेशन क्या होगा, फ्लो ऑफ solvent molecules from low concentrate solution or solvent side, low concentrate solution to high concentrate solution means solution side through semi permeable membrane called osmosis, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट साइड से टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो यहां वर्ड हमने जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो वर्ड यूज में लिया है, वो क्यों यूज में लिया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो ऐसी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, दैट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने डेफिनेशन क्या लिखा ऑस्मोसिस का, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। ये ऐसी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास आउट हो सकता है, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो इससे पास नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब इसके अंदर कि ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे अपने पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो तो पास हो सकता है, बट सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो इसमें से पास नहीं हो सकता। ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या अपने पास एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो सेलेक्ट करता है किसको तो पास करना है और किसको पास नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट देखें। एक अपन एपरेटस लेते हैं, ये मेरे पास ये अपने पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। यहां पर बीच में हमने यहां पर क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो लगा दिया यहां पर, ठीक है। इन दिस साइड सॉल्वेंट और लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और इस साइड क्या लगा दिया हमने,
सॉल्यूशन फिल कर दिया, यानी हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। दोनों तरफ मैंने यहां पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो फिट कर दिया। इन पिस्टन्स की पोजीशन है ए और बी। क्लियर है? अब जैसे मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को इन चैम्बर्स के अंदर फिल किया, तो यहां पर क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन से होके कहां जाएगा, सॉल्यूशन साइड में मूव करेगा। ठीक है? और अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में अगर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये जो लिक्विड है, जो वॉल्यूम है अपने पास सॉल्यूशन का, वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है? और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन जो है वो वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है? सपोज नई जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, बी प्राइम, और यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, इसकी पोजीशन क्या हो गया, ए प्राइम। ठीक है? ये तो क्या है, मेरे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसके अंदर अपने को बात करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। बात बताओ, अब देखो अपने पास यहां पर अब देखो यहां पर ऑस्मोसिस हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। सपोज मेरे को ये जो पिस्टन है जो बी प्राइम पोजीशन पे आ गया है, खुशी अपना ऑडियो ऑफ करो बेटा, माइक सभी स्टूडेंट्स बंद कर दें, दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर अपने पास जो पिस्टन था वो कहां पर था, बी डैश या बी प्राइम पोजीशन पे था। अब अगर मान लो मुझे इस पिस्टन को वापस बी पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ तो ये जो पिस्टन था वो बी से कहां चला गया, बी प्राइम पे चला गया। मुझे क्या करना है, इसको वापस बी पोजीशन पे लेके आना है। तो क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए बताइए। अगर पिस्टन को बी प्राइम से वापस बी पोजीशन पे लेके आना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा बताओ, प्रेशर अप्लाई करना होगा। बिल्कुल ठीक है। देखो अब अगर मेरे को बी प्राइम को बी पोजीशन पे लाना है तो इस वाले पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर जो है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, वापस बी पोजीशन पे आएगा, और बी पोजीशन पे आएगा तो ये वापस पिस्टन कहां चल जाएगा, ए पोजीशन। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दिया अपने पास कि अगर सपोज करो ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले अगर इस साइड पे ये एक्सटर्नल प्रेशर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर दूं, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अगर मैं यहां पर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर दूं, तो क्या यहां पर ऑस्मोसिस पॉसिबल है क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पहले से क्या किया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मिनिमम एक्सिस प्रेशर, मिनिमम एक्सिस प्रेशर applied on solution side, applied on solution side by which prevent the osmosis process, by which prevent the
ऑस्मोसिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाई करना है किस साइड में? हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन साइड में इतना एक्स्ट्रा प्रेशर अपन लगा दें कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो। तो वो जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है? मिनिमम एक्सिस प्रेशर applied on solution side by which prevent the osmosis process is called osmotic pressure। तो osmotic pressure की डेफिनेशन क्या हो गई? क्लियर हुआ अपने पास? प्रेशर applied on solution side by which stop the osmosis, by which prevent the osmosis process called osmotic pressure। ठीक है? तो ये जो डायग्राम बनाया अपन ने, ये जो एपरेटस लिया, इससे अपने पास चीज क्लियर हो गया कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें तो उस केस के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। और ये जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें अपन सॉल्यूशन साइड के अंदर जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं हम सॉल्यूशन साइड में, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम पाई साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमारे पास गैसियस लॉ थे, बॉयल, चार्ल्स, गैलोसैक, वो सभी लॉज जो हैं वो अपन सॉल्यूशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे अपने पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या था? PV इक्वल्स टू nRT। वैसे ही यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पे अगर सभी लॉज हम अप्लाई करते हैं तो वेन हॉफ के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V इक्वल्स टू nRT। नॉर्मली आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, बट यहां पर अपन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है? कुछ अच्छी बुक्स जो पढ़ोगे आप, वहां पर आर की जगह एस भी लिखा हुआ मिलता है। एस मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है ना? बट अपनी जो बुक्स है उनमें आर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो वहां पर इसका मतलब गैसियस कांस्टेंट, जो गैसियस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही यहां पर रखनी है अपने को। तो पाई वी इक्वल्स टू nRT, पाई इक्वल्स टू n अपॉन वी RT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे को एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का फिक्स वॉल्यूम है या सॉल्वेंट का जो फिक्स वॉल्यूम है, उसमें अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व कर दें तो वो क्या होता है अपने पास? कंसंट्रेशन। देखो, पाई वी इक्वल्स टू nRT वाला फॉर्मूला कैसे आया? जैसे हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर गैसियस लॉज को स्टडी किया था। कौन कौन से लॉज थे अपने पास? चार्ल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ था, ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ था। ठीक है? उन लॉ को अगर हम मिक्स करते हैं तो आइडियल गैस के लिए अपने पास इक्वेशन बनी थी PV इक्वल्स टू nRT। याद आया आपको? PV इक्वल्स टू nRT। तो जो वेन हॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जैसे अपने पास गैसेस के ऊपर ये सभी लॉज अप्लाई होते हैं, वैसे ही यहां पर ये जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर अगर इन लॉज को हम अप्लाई कर दें तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? पाई V इक्वल्स टू nRT। क्योंकि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को P की जगह हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाई साइन से। तो क्या आ गया? पाई V इक्वल्स टू nRT। और पाई इक्वल्स टू n अपॉन वी RT। n अपॉन वी क्या होता है? कंसंट्रेशन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकें। तो क्या आएगा मेरे पास? पाई इक्वल्स टू CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है? तो पाई इक्वल्स टू CRT। फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपने पास।
ठीक है। और कंसंट्रेशन वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब कंसंट्रेशन कब आती है, जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हो, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स होता है, चेंज क्या होता है, केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स चेंज होते हैं। इट मींस अपने पास आर जो है गैस कांस्टेंट है, टी को अगर हम ये मान लें कि अपने पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो वो भी क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो पाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर। सी क्या है, कंसंट्रेशन। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। इट मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर पाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इट मींस ये क्या है अपने पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर यहां पर मैं यूं लिखूं पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया, W1 अपॉन, तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या बन गया, देखो n इक्वल टू W1 अपॉन M1 ले लिया मैंने, देखो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, W1 अपॉन M1। ठीक है, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल W1 अपॉन M1। ये वैल्यूज यहां रखते हैं अपन, तो क्या बना अपने पास इक्वेशन में, पाई इक्वल टू W1 M1 मल्टीप्लाई RT अपॉन V। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर अगर मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या लिखें, मोलर मास ऑफ, अच्छा ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सेकंड इक्वेशन हो गई। ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। अब देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, M1 इक्वल्स टू W1 RT अपॉन V मल्टीप्लाई 5, ये आ गया अपने पास मोलर मास। ठीक है, पाई इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाई RT अपॉन M1 V। M1 क्या है अपने पास, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो क्या लिखें अपन, M1 इक्वल्स टू W1 RT अपॉन V मल्टीप्लाई पाई। तो ये अपने पास आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपने अभी तक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा, उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है उसकी हेल्प से अपन सॉल्यूट का मोलर मास जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने मोलर मास के साथ रिलेशनशिप लिखा है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सब की हेल्प से हम मोलर मास जो होता है सॉल्यूट का उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला और मोलर मास के साथ रिलेशनशिप। अब देखो एक पॉइंट और देखें अपन। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, कितना था ऑस्मोटिक प्रेशर, P प्लस P एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्सिस प्रेशर लगाया, इन दोनों को मिलाई क्या बना था, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मान लो मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लिख दूं कि यहां पर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो अप्लाई किया था, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया। अगर मान लो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, यानी पाई प्रेशर तो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, और मैंने इसके ऊपर P1 प्रेशर जो है वो और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा P1 प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में तो क्या था, दोनों पिस्टन वापस अपनी अपनी जगह आ गए थे, लेकिन अब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर इतना प्रेशर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो क्या होगा उस केस में, ये जो पिस्टन बी था वो अब एक नई पोजीशन में चला गया, किस पे, बी डबल डैश पे, और नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया।
और जब ये प्रेशर अप्लाई किया तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अब सॉल्यूशन से किस तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो मूव कर नहीं सकता मेम्ब्रेन के कारण। तो यहां पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरह मूव कर गए, इस तरह मूव कर गए तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और पिस्टन की नई पोजीशन हो गई A डबल डैश। यानी अपने पास जो ऑस्मोसिस प्रोसेस था उसका अपोजिट हो रहा है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी अपने पास, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेट टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसका अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस का अपोजिट हो गया है, इसलिए क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कर लेना डेफिनेशन, प्रेशर greater than osmotic pressure applied on solution side, then solvent molecules move from high concentrate solution to high concentrate solution to low concentrate solution, high concentrate solution to low concentrate solution through the semi permeable membrane called reverse osmosis। semi permeable membrane called reverse osmosis। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस अगर शॉर्ट में बोले रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या हो गया, RO। और आप लोगों को पता है घरों में RO लगा होता है, ठीक है, और RO का काम क्या होता है, वाटर को प्योरीफाई करना। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए RO यूज में लेते हैं। उस RO का फुल फॉर्म, अगर आपके घरों में RO है और उसका बॉक्स रखा हुआ है उसमें ध्यान से देखना, RO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो RO है वो इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर, जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो उस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या अपने पास, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इसको यूज में लेते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर जो होता है उसमें से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस मेथड को यूज में लिया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये हो गया हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। अब यहां बात करें हम सॉल्यूशंस की, अगर दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें तो जब दोनों सॉल्यूशंस को, क्लियर नहीं आ रहा है, आ जाएगा क्लियर बेटा, और जब इसका वीडियो आएगा तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियर आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे तो हम यहां पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, जो आप लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है। एक होता है अपने पास हाइपर
टॉनिक और दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। सपोज सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा दैट्स कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure called isotonic solutions. If different osmotic pressure, अगर दो सॉल्यूशंस हैं उनका डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उस केस में जिस सॉल्यूशन का प्रेशर हाई होगा दैट्स कॉल्ड हाइपरटोनिक और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा दैट्स कॉल्ड हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा वो क्या होगा? हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। और एप्लीकेशंस आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हुए हैं बायोलॉजी के अंदर भी, और जो डेली रूटीन होता है अपने वहां पर भी हम लोगों ने काफी सारे ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ब्लड सेल है, आरबीसी की सेल जो है ब्लड सेल है, उसको अगर कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में रखें, अगर आरबीसी सेल जो होती है उसको कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में रखें तो उस केस में क्या होगा? जो सेल है वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन कम है। तो उस केस में क्या होता है? इसमें से जो सॉल्वेंट है या वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। और अगर अपन यही ब्लड सेल जो है इसको वाटर में प्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा इनसाइड डायरेक्शन के अंदर। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स जो है वो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये था हमारे पास 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास अपने पास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो वेडनेसडे को लास्ट क्लास के बाद में जो भी क्लास होगी उस दिन आप लोग अपने डाउट्स जो हैं कल की क्लास के बाद में मेरे को सेंड कर देंगे ताकि जिसके जितने भी डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर लें। ठीक है।